जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम टेकअप करने लगे हैं उसका नाम है जी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के मतलब हम सब जानते हैं कि एवरीथिंग विच इज बीइंग रिकॉर्डेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग ए डिसीजन, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड which is having an utmost importance in an organization. They are all called the business documents. Either they are the letters, either they are the reports, either they are the minutes of meeting, either they are some appointment letters, resignation letters, project reports, everything. वो सारे के सारे जो हैं वो हम बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के जुमरे में लेकर आते हैं। अब किसी भी बिजनेस डॉक्यूमेंट के मतलब जब हम जानते हैं कि उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं कि जब भी किसी बिजनेस डॉक्यूमेंट को पढ़े ना तो उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगे कि दैट वी आर स्टडीइंग द होल बिजनेस एज इट इज। हम वो एक स्टोरी लाइक चीज होनी चाहिए वो बिजनेस डॉक्यूमेंट, यानी उसके अंदर एक इंतहाई तफसील के साथ मुफस्सल तरीके के साथ चीजों को बयान किया जाए। लाइन में सबसे पहले पढ़ रहा हूँ जी कि गुड डॉक्यूमेंटेशन टेल्स द स्टोरी ऑफ योर बिजनेस, व्हाई यू स्टार्टेड इट, वेयर यू करंटली आर एंड वेयर यू आर हेडेड। यानी कब आपने शुरू किया, इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर हैं, और तीसरे नंबर पे वेयर यू आर हेडेड के आप आगे इसको लेकर कहाँ की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली हैव द फेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रोसेस इजियर, बट दे ऑल्सो हेल्प विद लीगल एंड फाइनेंशियल मैटर्स। जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है ना, कहता उनकी अपनी एक फेस वैल्यू है और ये आपके सारे प्रोसेस को इजी बना रहे हैं। यानी हमारी और हमारे जो क्लाइंट है या कस्टमर है या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज हैं उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट के जरिए से बेहतर हो रही है और हर सारे प्रोसेस को आसान किया जा रहा है। और हमारे चाहे वो लीगल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के जरिए से क्लियर होते हैं, वाजिब हो जाते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन वो मैं पढ़ रहा हूँ जी। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रेफर टू ऑल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर, बुक्स, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड लेटर्स रिलेटेड टू द बिजनेस। चाहे वो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स, बुक्स, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड लेटर्स, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस विल बी कॉल्ड अ बिजनेस डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना एक वक्त में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। मतलब एक्टिविटीज में हम ये कह सकते हैं कि कोई बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं, कोई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लान की जा रही हैं, कोई इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं, कोई वीकली रूटीन की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो नए नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही हैं। अच्छा, जितने भी हैं ये तमाम चीजें वो सारी फॉल करेंगी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। थर्ड लाइन है जी इसकी, दे कैन बी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कस्टमर डाटा, एग्रीमेंट्स, मीटिंग मिनट्स और एनी अदर इंटरनल और एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन। द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। जैसे उसने कहा जी कि लिस्ट जो है वो ना खत्म होने वाली, ये चलती रहती क्योंकि लिस्ट के अंदर बेपनाह किस्म की चीजें हैं एंड दैट इज फिल्ड विद एवरी काइंड ऑफ अ थिंग। फिर आते हैं जी टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। नंबर वन, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, अब फाइनेंशियल एग्रीमेंट आपके किसी दूसरी कंपनी के साथ भी हो सकते हैं, आपके अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। यानी जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट करते हैं कि जी कि आप ये वाली सर्विसेज मुझे देंगे और इन सर्विसेज के नतीजे के अंदर आपको ये वाली जो पेमेंट है ये दी जाएगी। तो इस तरह से हम इस चीज को लेते हैं जी। फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को मैं पढ़ूं जी। फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स आर business documents that help you evaluate the performance of your business. They also help in files taxes and creating new budgeting plans. No matter what business you are in, your finances must always be up to date. Whether you are losing money or generating huge profits, all of these must be recorded in your financial agreements. अब ये जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है ना, इसका इसका फायदा ये है कि आपके बिजनेस की वैल्यूएशन हो रही है। आपको पता लग रहा है
कि आपके बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज कितने हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए से ये पता लग रहा है कि आप कितने लोगों को कितना पैसा दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये तमाम चीजों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए से क्लैरिटी हो जाती है। अच्छा, इसमें टैक्सेस भी आपको पता है जी कि हमारे ऊपर लगते हैं। फिर हम बजट्स बनाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुतालिक कि कौन सा काम हमने करना है और किस काम को प्रायोरिटी देनी है, उसके लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट होना चाहिए। आप हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो ये चाहती है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अप टू डेट रहे। जैसे हम डेली बेसिस के ऊपर छोटा बिजनेस वाले क्लोजिंग करते हैं, बड़े बिजनेसेस वाले भी ऐसे करते हैं। वो डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, ईयरली बेसिस के ऊपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप टू डेट करते हैं। क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अप टू डेट होंगी तो तभी आप अपने बिजनेस के मुतालिक अच्छा सोच सकते हैं। आपको प्रॉफिट और लॉस को पता लगता रहेगा, आपको अपनी खामियों का भी पता लगता रहेगा, खूबियों का भी पता लगता रहेगा। आपने ये भी देखना है कि फिर फ्यूचर में आप किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ये भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से जानते हैं। ये सारी चीजें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगी जी। सम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स आर: नंबर वन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट; नंबर टू, इनकम स्टेटमेंट्स, पेरोल रिपोर्ट्स एंड बैलेंस शीट्स। अच्छा, इन तमाम चीजों को कॉम्प्रीहेंशन करनी है, आपने कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है, सीखना है। अगर एक आदमी जो कि बिजनेस रन कर रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता हो, उसे अपनी इनकम स्टेटमेंट्स और अपने एम्प्लॉय की इनकम स्टेटमेंट्स का भी पता हो, पेरोल रिपोर्ट्स, किसको क्या कितना दिया जा रहा है और उससे क्या बेनिफिट लिए जा रहे हैं, कितना काम लिया जा रहा है, और लास्ट में एक बैलेंस शीट बनती है कि जिसके अंदर पूरे 6 मंथ्स की या फिर ईयरली बेसिस के ऊपर अपने फिस्कल रिपोर्ट के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट वी हैव obtained एंड व्हाट लॉस वी हैव सफर्ड। फिर आते हैं जी बिजनेस रिपोर्ट की तरफ। बिजनेस रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स दैट इवेलुएट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस and use this data to help you make better informed decisions. It may include sales figures, graphs, case studies, and other forms of data. अच्छा, हम इस चीज के मुतालिक जानते हैं, हमने बिजनेस रिपोर्ट्स को पहले भी कंप्रीहेंसिवली पढ़ा है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स, वो इंटरनल भी होती हैं और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल रिपोर्ट के अंदर आपने देखा जी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करवाते हैं। एक तो इंटरनल ऑडिट होता है, हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय के साथ को कहते हैं कि जी आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर दें ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हो जाएं। फिर कुछ इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, फिर हम बाहर से कंपनीज को बुलाते हैं और बाहर की कंपनीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा ऑडिट कर दें। इस ऑडिट करने का फायदा क्या, कि इससे जो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर हम अपने फ्यूचर प्लान्स तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प आउट होता है। फिर एक मुख्तलिफ किस्म की केस स्टडीज हमारे सामने जनरेट होती हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये भी हमें अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस करने के बाद ही चीजें समझ में आती हैं। सेकेंड पैराग्राफ है जी, सिंपली अ बिजनेस रिपोर्ट कम्स इन हैंडी टू ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट प्रॉब्लम्स और इश्यूज एंड प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशंस फॉर द फ्यूचर। हमने बिजनेस रिपोर्ट्स के मुतालिक ये बात डिस्कस की थी। A manager always hire the services of a particular person who is having a command over the communication skills and who's also having a command over the investigative skills and who is an honest person and who is an unbiased kind of a person. We usually hire the services of that man. उस बंदे की जो खिदमात हैं उसको लेने का मकसद ये है कि द प्रॉब्लम्स, द इश्यूज विच हैव बीन जनरेटेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, so he is going to give us an honest opinion and he's also give us some kind of recommendations. So where the fault lies, where the mistake is, and he is going to detect that kind of faults and mistakes. And that person is also going to recommend the manager that what sort of remedies and measures one must take to rectify those problems. अब उस आदमी का काम है कि वो जो बंदा जिसको हमने हायर किया और जिसकी हम खदमात ले रहे हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को
को हाईलाइट भी करें, उनका सोल्यूशन भी बताएं, अपनी रिकमेंडेशंस भी दें। जब वो हमें एक रिपोर्ट की सूरत में जब ये तमाम चीजें फराहम कर देता है, तो हम उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर कुछ डिसीजंस लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि हमें हमारे लूप होल्स क्या हैं, एंड वी हैव टू प्लग दोज लूप होल्स। थर्ड वन जी, especially when eyeing a new partnership or looking for the ways to bag new investors, business reports are your perfect go-to. देखिए, वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, हम उससे पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जब हमने कोई नई पार्टनरशिप करनी होती है तो उसके बारे में हम वी हैव टू थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर signing a new document with a new partner. हमें इन्वेस्टर्स की भी नहीं जरूरत है, लेकिन ये तमाम चीजें उसी सूरत में हो सकती हैं कि जब हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आइडिया होगा अपने बिजनेस के मुतालिक, और इस चीज के मुतालिक कि हमने जब किसी नए पार्टनर को हायर करना है या नए इन्वेस्टर को हायर करना है, तो उसके लिए लीगल रेपरकशंस क्या हैं, उसके लिए क्या ओनस है हमारे ऊपर, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमारे ऊपर आयद होती हैं। जब तक हम किसी पुराने डॉक्यूमेंट को, किसी पुराने पार्टनरशिप डीड को नहीं पढ़ेंगे, वो या तो हमें लीगली तौर पर हमें इन चीजों का नहीं पता होगा, तो उस वक्त तक हम नई पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते, नई किसी बंदे को अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का मौका भी नहीं दे सकते। सो एवरीथिंग हैज टू बी लीगलाइज्ड। एक लीगल वे से, एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके तभी हमने इस सारे अमल को करना है। नेक्स्ट है जी, कंपनी बाय लॉस। इफ यू हैव स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, it goes without saying that you will be dealing with a hefty amount of legal documents. हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, it has to be registered in the government of Pakistan. With the permission of government of Pakistan, we take the initiatives and start some kind of a businesses. It means our offices and businesses are filled with a huge amount of legal documents, and we have to go through. Whenever we start a business, we are dependent on some matters, on some government departments. मतलब एफबीआर वाले हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हैं, पीएचए वाले हैं। अब एक मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं ना, तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको फूड अथॉरिटी वालों से, अगर आपने बैनर लगाया, पोस्टर लगाया, तो आपको टीएमए वाले या पीएचए वाले आकर पूछेंगे। आपने अगर बिजनेसेस कर रहे हैं, अगर आपने टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो एफबीआर वाले आप लोगों से आके पूछेंगे। ठीक है, तो देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स जिनसे आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है, जिनके नोटिस पे भी आपको अपने बिजनेस को लाना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छे बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, और जब लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे, तो फिर आपका मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्शन भी होगा, और योर ऑफिसेज आर गोइंग टू बी फिल्ड विद मैनी लीगल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, सेकंड लाइन है जी इसकी, कहते हैं दिस इज व्हाई ए कंपनी बाय लॉ इज मस्ट टू हैव फॉर आवर एनी बिजनेस। अब कंपनी बाय लॉज है, whenever you're going to start a business, you have to follow the rules and regulations, company's laws. Company bylaws are business documents that establish clear and concise regulations or rules that the company creates for smooth operations. अगर आप स्मूथ ऑपरेशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दैट द गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन योर बिजनेस अफेयर्स, so then you have to comply with orders and the instructions and the guidance of the company laws. And if you're not going to follow these laws, definitely the government has every right to stop you from doing business. So that business can fall into an illegal one. So to be precise, to be to run your business smoothly, you have to follow the instructions and guidance and rules laid by the government and the company laws. It is also a great document for dispute redressal within an organization, and it provides a precise demarcation of individual roles and responsibilities. Whenever we study a document, whenever we study the company laws,
They always give instructions. What are the responsibilities of the CEO? What are the responsibilities of the manager? And how the employees must be treated. And the minimum wages of an employee must be 32,000 or 35,000 rupees per month. And every individual has been given some kind of a responsibility, not just by the organization, but that organization has to owe to the government. The government is responsible for collecting taxes from your company. And every person's financial statements have to be documented in not just within the organization, but it also have to be documented in the government laws and the government institutes. मतलब अगर हम किसी कंपनी के अंदर मुलाजिम हैं और वो कंपनी हमें पे दे रही है, तो हमें ये क्या करना चाहिए, हमें भी अपने गवर्नमेंट, अब देखें कंपनी जब हमें पे देती है तो अगर कैश में देती है तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन अगर आप को चेक की सूरत में या फिर आपके बैंक अकाउंट की सूरत में आता है तो इसका मतलब है कि दैट बैंक अकाउंट इज अंडर द विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट. So to be a filer, to be a responsible citizen, we have to enroll ourselves in FBR. We have to be a filer. We have to register our everything, and we should give each and every detail of ours to the government institutions. अगर हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को ये डिटेल नहीं देते तो वी आर वायोलेटिंग द कंपनी लॉस, वी आर वायोलेटिंग द नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द गवर्नमेंट. नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. इसे आप अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं. लेट्स सी, इट्स सेफ टू से दैट नो बिजनेस कुड थ्राइव ऑल अलोन एंड thus you will have to hire employees. An employment agreement in a business document that any new employee would have to sign when they are hired. It covers the company's expectations of an employee, the term of job, the position, the job description, and the company's obligation. An employee agreement is a business document. देखिए, whenever you are going to hire an employee, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि why there is a need to hire an employee. देखिए, being the manager and the CEO of the company, you cannot run your business all alone. You have to hire some specialist people for the specialist jobs. And whenever you are going to hire a person, then you have to give him an appointment letter. Then you are going to sign a legal contract. So the person to whom you are hiring, he has to abide by that contract. अच्छा, ये क्या करता है? It covers the company's expectations of an employee. In that contract क्या किया जाता है? इसमें ये भी लिखा जाता है कि what are the company's expectations and what are the company's demands from you. ये कंपनी आपसे चाहती क्या? यानी कंपनी ने यकीनन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर आयद की होंगी और कंपनी ये भी चाह रही होगी कि आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे तो इन द एंड यू आर गोइंग टू गेट द सच काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन. And what are the job ethics and what are the culture of the organization, and everything about the job description is going to be told to you. And in that contract everything has been in letter and spirit, in pure white, black and white. The company is also having some kind of an obligations, and those obligations are going to be fulfilled through the signed document by the employee. यानी अगर एम्प्लॉय के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह से एक कंपनी भी ये चाहती है कि उसका जहां तक उसका एम्प्लॉय उसके लिए काम करे, तो एम्प्लॉय भी ये चाहता है कि अगर वो मेहनत करता है, काम करता है, तो उसके रिटर्न के अंदर उसकी कंपनी में उसको उसी तरह से ओब्लाइज भी करे in the shape of those promises which have been laid at the start by signing that contract. उसके अंदर सैलरी पैकेज, प्रमोशन, इंसेंटिव्स, बोनसेस, हेल्थ इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, बच्चों की सेहत और तालीम के मुतालिक, इंश्योरेंस, ग्रेजुइटी की रकम, ये तमाम चीजें आपके लीगल डॉक्यूमेंट के जुमरे में आती हैं. और ये सारी जिम्मेदारी अब ऑर्गेनाइजेशन की है कि अगर आपका एम्प्लॉय आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी उसको उसी तरह से रीपे करें.
उसी की सर्विसेज का उसको उसी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिफ्थ में है जी मीटिंग मिनट्स डॉक्यूमेंट्स। दिस इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल काइंड ऑफ ए बिजनेस डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि यूजुअली थ्रू द मीटिंग्स the managers are going to have a conversation with the employees, and many good new novel unique ideas are being generated through the help of meetings. Whenever a manager is unable to take a decision over some matter and he needs some consultation, and if he is having an incomplete kind of information and lack of information forces him to establish some kind of a meeting. And with the help of the secretary, he calls the concerned employees to be present in that meeting. And through the help of that meeting, a brainstorming session is being conducted. एवरी कॉर्पोरेशन मैं रीड आउट कर देता हूं जी आपके लिए जी। एवरी कॉर्पोरेशन अंडरटेक सेवरल मीटिंग्स थ्रू आउट इट्स रन। सो एवरी टाइम वन सच मेजर मीटिंग हैपेंस, it would be wise to maintain a meeting minutes documents. Now it is the responsibility of the secretary to maintain the minutes of meeting. We have already discussed about this thing that during the meeting, a secretary always dictates. Dictates means write down now. Dictates the proceedings of the meeting. He honestly writes down all the salient features, all the salient ideas established by some of the employees. And those minutes of meeting afterwards is going to be circulated among the members of that meeting, as well as it has also been given to the manager. कि अब ये मिनट्स ऑफ मीटिंग एम्प्लॉयज को क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, सो दैट कि वो भी इस चीज के बारे में कंफर्म कर लें कि यस दीज वर द थिंग्स, दीज वर द मैटर्स व्हिच वर हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग, एंड आई वाज द वन हु टेबल्ड दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड हु प्रोपगेट दैट आइडिया, एंड सेक्रेटरी हैज ऑनेस्टली डिक्टेटेड माय आइडिया। एक तो इसलिए भी किया जाएगा। अब मैनेजर को मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों दिए जाते हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसलिए कि मैनेजर उन मिनट्स ऑफ मीटिंग की रोशनी के अंदर क्या करे, वो फैसला ले ले। यानी द कलेक्शन ऑफ डाटा, द कलेक्शन ऑफ आइडियाज, द कलेक्शन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द मीटिंग हैज बीन डन। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और उस मीटिंग के जरिए से सेक्रेटरी ने उसको राइट डाउन भी कर लिया, क्योंकि मीटिंग तो एक ओरल कम्युनिकेशन था, लेकिन मिनट्स होते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन है, एंड दे आर being saved and it's permanently recorded. ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाते हैं। अब मैनेजर्स आफ्टर सम टाइम दे आर गोइंग टू go through the minutes of meeting, and afterwards they are going to decide which idea is the best one and how this idea is helpful in taking a decision. सेकेंड पैराग्राफ में इसका पढ़ रहा हूं जी, मिनट्स ऑफ मीटिंग का जी सिंपली दिस बिजनेस डॉक्यूमेंट, this business document record all the things discussed in the meeting, the number of attendees, the topics of discussion, next step and more. हमने वैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि there are three types of minutes of meeting. Number one is called the resolution minutes of meeting. Number two, the narrative minutes of meeting. And number three, action minutes of meeting. इसके अंदर ना सिर्फ हम प्रीवियस चीजों को डिस्कस करते हैं एजेंडा के अंदर, ना सिर्फ हम प्रेजेंट चीजों को डिस्कस करते हैं, बट वी ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर कि हम अगले स्टेप पे हमने क्या करना है उसको भी हम डिसाइड करते हैं। This is very beneficial for not only future references, but also it can be sent to members who could not attend the meeting to keep them updated. Supposed, unfortunately, if a member is unable to attend the meeting owing to the sum of the circumstances, so through the help of minutes of meeting, he will also be informed and is going to be updated about the proceedings of that meeting. क्योंकि अगर ये मामला उससे कंसर्न होंगे तो ये उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। These are just some out of my read types of business documents. But now that you get the gist, या gist पढ़ लें इसको, let's jump straight into the understanding why you need business documents. अच्छा, जिस्ट कहते हैं हम सेंट्रल आइडिया को। अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र किया, मिनट्स ऑफ मीटिंग का जिक्र किया, कंपनी बाय लॉज का जिक्र किया, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का जिक्र किया। These are some of the glimpses which I have given to you. अब now the question arises कि why the business document is important. What are its benefits? Number one, safeguard business integrity. When you create accurate and sound business documents that cover your operations from head to toe, your business becomes less prone to falling apart.
अब basically the main purpose and aim of R is that our business must not fall apart, कि ये यार टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, बिखर ना जाए। अब उसको बचाने के लिए हमारे पास क्या चाह रहा है? हम उसके लिए अपनी कम्युनिकेशन को, अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें। इसका मतलब है कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ट्रैवल ऑफ द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एंड टू मेक them as a part of record is very necessary. If an organization is working without the business documents and it's not having a good communication culture, and it is not establishing and backing up good communication skills, so it means that the business is going to fall apart within few days. Business documents will cover everything, even the tiniest of the details. Sometimes, whenever we are in an organization, we ignore and neglect some of the tiniest of the details. हम क्यों neglect कर देते हैं? हमें लगता है शायद it is of not most important, so शायद इसको ignore कर दें। बट ये बात याद रखिएगा कि बात आपको पता है, किसी और को भी पता हो सकती है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को जिसने बाद में ये रिटन डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, हो सकता है कि दैट थिंग इज नॉट इन हिज नॉलेज। अगर हम जो है ना, ये कभी ना सोचें कि हमने इसी वक्त चीजों को पढ़ना और समझना है और इसी वक्त हमने चीजों को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। हमें हमेशा इस चीज को जाहिर करना है, ये याद रखना है कि द बिजनेस डॉक्यूमेंट विल बी एन एसेंशियल पार्ट नॉट जस्ट फॉर द प्रेजेंट टाइम but it could be beneficial for the futures. So to make it as a part of a record, we have to be very proficient in making and writing the business documents. We should not ignore the tiniest of the details. Second paragraph में इसका पढ़ रहा हूं जी। Business documents will cover everything, even the tiniest of the detail, and present a healthy overview of your business. This way, your business can assure its reputation and integrity to customers, investors, and potentially regulators. हर एक के लिए फायदेमंद है, कस्टमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, पोटेंशियली रेगुलेटर्स के लिए। Everyone can take the benefit of a good business document. Okay, the unravels new opportunities. Good documentations tells a captivating story of your business. We have started from this first line. We have started today's lecture from this very attractive and appealing statement that every business document have to be very appealing and it has to be very captivating. It should be like a story of captivity, which appeals you, which attracts you, which takes you from the inwards. And it started from the ground. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्डिंग दूसरी मंजिल से स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल. It is not possible. So we have to start it from the ground. Especially when you are looking for new investors, spotless documents of your growth, your achievements, and more is a great way to impress them. तो और कोई बेहतर तरीकाकार नहीं है अगर आपकी जब तक बिजनेस की डॉक्यूमेंट्स अच्छी नहीं होंगी, उस वक्त तक आप जो है वो अपने अपने चीजों को बेहतर तौर पर नहीं लेकर जा सकते. If you want to impress your customer, if you want to impress your client, the other business person, the counterpart, the opponent, if your business documents are filled with every kind of a thing, then you will be able to impress the other person. So for the growth of your organization, for the growth of your business, it is very essential that spotless documents must be made. And ये last line इसके start में मैं पढ़ रहा हूँ जी. And not to forget, every new opportunity you sign up for starts with the business document contract. देखिए, whenever you are going to start a business, you always rely on the business document, एक contract. उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आपका बिजनेस चलेगा. उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आपके और आपकी पार्टी के दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे. फिर आते जी स्मूथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. Business documents like company bylaws clearly outline the rules and regulations of your business. Every business is having its own rules and regulation, and those rules and regulations have been formulated by the government of Pakistan, and they have been given them in the company bylaws.
and we have to follow them blindly. And if we are going to ignore and negate such kind of laws, somehow the government is going to interfere in your business and they are going to put some legal obligations on you. So to avoid those legal obligations, one have to follow the rules and regulations scripted by the government. G. These documents are a great way to ensure that employees, managers, everyone in the firm are aware of these expectations. देखिए, हर एक का बिजनेस अपॉइंटमेंट लेटर भी डिफरेंट होगा, हर एक की बिजनेस एक्सपेक्टेशंस अपने ऑनर से भी डिफरेंट होगी, और ऑनर की एक्सपेक्टेशंस आपके एक मैनेजर के साथ, एक एम्प्लॉयज के साथ, एक गार्ड के साथ, एक पीएन के साथ, एक सीईओ के साथ, एक प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, एक सेल्स मैनेजर के साथ, एक मार्केटिंग मैनेजर के साथ, हर एक के साथ उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होगी, बट ऑल दीज एक्सपेक्टेशंस हैव बीन रिटन। जी, when they know better they will do better। जब आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे ना, जब हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे और उनको उनका एक पैरामीटर बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि इस पैरामीटर के अंदर रहकर आप लोगों ने काम करना है, उन्हें ये बताएंगे कि इस वे के साथ, इस वे के साथ काम करना है, ये ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, ये लिमिटेशंस हैं आपकी, इनके अंदर रहते हुए काम करना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए काम करना है, तो वन कैन एश्योर कि आपकी बिजनेस स्मूथली चलेगी। एक अच्छा बिजनेस को रन करने के लिए एक अच्छे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। अच्छा बिजनेस डॉक्यूमेंट क्या करेगा कि आपके कॉर्पोरेट सेक्टर को, आपके बिजनेस को, आपकी गवर्नेंस को और बेहतर बनाएगा। समटाइम्स द organizations are filled with business documents. हम sometimes we are annoyed, we are get bored that a lot of correspondence have to be taken care of। वो सारे करना पड़ता है, लेकिन वो करने का फायदा क्या है कि स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस इज वेरी एसेंशियल, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वी कैन रन आवर बिजनेस स्मूथली। So without further ado, let's learn how to create an effective business document for you firm in 5 simple steps। अब 5 स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस को और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को बनाना है ताकि आपका बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। Every business document serves a different purpose in your firm. Identifying this purpose is pivotal if you want to make a document effective. So your first and foremost step would be to recognize the need and purpose of your document। कहते हैं सबसे पहले तो आप खुद ये फील करें कि आपको इस बिजनेस डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों और इसका मकसद क्या है, और एक अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करें कि पॉइंट्स लिख लें कि दिस इज द पर्पस, दिस इज द नीड बिहाइंड इट, एंड आई हैव टू फॉलो दिस लाइन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट स्ट्रे फ्रॉम दिस लाइन। I don't want to be derailed. I'm not going to drift from these points। अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखें और पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे तो कभी भी डीरेल नहीं होंगे, कभी भी ड्रिफ्ट नहीं होंगे। हमारा फोकस उस चीज के ऊपर हमेशा कायम रहना चाहिए। If during your writing process you feel like the focus of document has changed, you can make needed revisions। Sometimes it happens sometimes when during writing of the letter, writing of the minutes of meeting, writing of memo, writing of the report, we usually derail ourselves. We usually drift from the right track. We usually try to enter those things which are unnecessary. Sometimes the irrelevant things, sometimes the redundancy has been created. And to avoid all these things, we have to revise our document। सबसे पहले हमने कहा सराते मुस्तकीम पर रहें, अपने टॉपिक को बार बार फोकस पे रखें। नंबर 2, हमने कहा अगर आप डी रेल भी हो जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर दें। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं मेक श्योर दैट द रीडर आर अवेयर ऑफ द गेट गो वाई रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डॉक्यूमेंट इज बेनिफिशियल। फिर आपको ये भी होना चाहिए कि व्हाटसोएवर यू आर राइटिंग, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पस, फॉर सम पर्पस, एंड द पर्पस इज
to help and guide and instruct your audience. मकसद तो आपका ऑडियंस है, और ऑडियंस को अगर आपने डायरेक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि आप उनके मद्देनजर को सामने रखते हुए करें. We have to consider their value, we have to consider their worth, and we have to consider what are the caliber of my audience, what is the age, gender, what are the qualification, what are the culture, what are the norms, ethics, traditions, what are the values of my audience. अब तीन चीजों का जिक्र हो गया हमारे पास. हमने कहा अपने आप को फोकस पे रखें, पर्पस और नीड पर फोकस करें. नंबर टू हमने कहा कि आप रिवीजन करें, और नंबर थ्री हमने कहा कि आप अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट को लिखते वक्त ये देखें कि आपके लिए क्या फायदामंद है और आपके ऑडियंस के लिए ये चीज कैसे फायदामंद हो सकती है. उनका बेनिफिट भी आपने अपने सामने रखना है. फिर आते हैं जी, फाइंड आउट हु इज योर रीडर. नाउ दैट यू नो why you need this business document, identify who will be reading it. The reader can be varied from your employees, manager, investors, customers to a specific department. It could be possible the document for whom you are preparing is an employee, is an ordinary kind of an employee. It could be a manager, it could be the CEO of the company, and if it is also possible that you are writing it to a specific department. आपने अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखना है, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन कर रहा था. Once identified, set an appropriate tone throughout the document, whether it needs to be authoritative or informal. देखिए, once identified, आइडेंटिफाई से मुराद है कि आपने जब अपने ऑडियंस का कैलिबर देख लिया ना, उनकी बैकग्राउंड देख ली, सारा कुछ कर लिया, तो देन यू आर गोइंग टू डिसाइड द टोन. अब आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए कि इनफॉर्मल होनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है. इधर यू आर गोइंग टू राइट इट टू योर सीनियर्स, or either the business documents is indicating and it is for your juniors and subordinates. Although we usually use the formal language in our organization, even in the business documents, somehow the informal element creep into the business document. वो कैसे आ जाता है? क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत अरसे तक काम करते रहे ना, तो उसके साथ थोड़ी बहुत इनफॉर्मेलिटी आ जाती, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारी राइटिंग के अंदर भी उसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है. तो हमने देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग, हमारा रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है. इधर इट्स अ टोटली फॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप और इट्स एन इनफॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप. If the client is a new one, then we have to follow the formal kind of relationship, and formal writings have to be observed. But if we think that the client is an old one and he knows us very well and we know him very well, then we usually use the informal way of communication. So our tone is going to vary. हमारा लहजा बदलेगा, हमारी लैंग्वेज बदलेगी, हमारे वर्ड्स बदलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा हम अपनी ऑडियंस को देकर. इफ द सीनियर्स, इफ द जूनियर्स, इफ द कोलीग्स जो भी होंगे उसके मुताबिक वी आर गोइंग टू शफल आवर टोन. जी, इसकी मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं जी. व्हेन यू नो हु योर ऑडियंस इज, यू कैन एड्रेस देम बेटर एंड ड्राइव द एक्शन यू नीड फॉर देम. जैसी ऑडियंस उसी तरह का आपका आपकी स्टेटमेंट, उसी तरह के आपके वर्ड्स, उसी तरह के आपके एक्शंस. नेक्स्ट थर्ड स्टेप है जी, क्रिएट एन आउटलाइन. विद ऑल द बेसिक राइट्स इन दिस प्लेस, it is now time to create an outline. You need to understand that this is not just another diary or blog. A business document needs to be carefully and intricately structured. पता है, हमें सबसे पहले आउटलाइन बनानी है. जब हमने आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का एलिमेंट पढ़ा था, तो हमने कहा कि हम आउटलाइन बनाते हैं. जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगते हैं, तब भी हम आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं. इसका मकसद क्या? हम अपने जेन के अंदर कुछ पॉइंट्स को फॉर्मुलेट करते हैं और फॉर्मुलेट करने के बाद उसको राइट डाउन कर लेते हैं. आउटलाइन मींस इन द शेप ऑफ वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, और इन वेरी फ्यू वर्ड्स वी आर गोइंग टू राइट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स. हमने पॉइंट्स लिखने, हमने आउटलाइन बनानी. उन आउटलाइंस के मुताबिक हमने क्या करना है, हमने अपने मैटर को डील करना है. ये आउटलाइन हमें गाइड करेगी. इसके बाद हम इस आउटलाइन को लॉजिकली सीक्वेंस वाइज हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं.
ये आउटलाइन हमें हेल्प करेगी कि किस तरह से हमने आइडियाज को फिर राइट डाउन करना है। हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है जी 7 C's, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन का। इस प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने इस चीज को पढ़ा कि किस तरह से हमने क्लैरिटी को वाजे करना है, किस तरह से यूनिटी आएगी, किस तरह से कोहेरेंस आएगी, किस तरह से यूनिटी ऑफ थॉट और एक्शन आएगा। अगर आपके पास यूनिटी ऑफ थॉट नहीं है, यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है, यूनिटी ऑफ आइडियाज नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट भी पूर्ण बनेगा। It should be formulated, it should be structured in a very, very professional manner. One idea must lead to another idea. One topic must generate another idea. The ambiguous ideas, the vague ideas, the mumbo jumble kind of a presentation is not expected from a professional being. One has to be very clear in his mind. One has to draw the outline first. So it is going to help. He's saying that it's not a diary or it's a blog कि जहां पर आपका जहन में कोई बात आई तो आपने कहना शुरू कर दी, ऐसे नहीं होता। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन पाई जाती, एक लॉजिक्स पाया जाता है। जी, start by generating ideas how you want the document to look and then organize these ideas in a cohesive structure. Cohesive structure मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, it has to be coherent, it has to adhere. For lengthy document, use headings and subheadings to indicate the sections of your document. हमने ना एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी। हमने कहा उसके अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने 3 तरीकेकार को चूज किया। एक हमने कहा माइंड मैपिंग है, एक एफिनिटी डायग्राम है और एक फिशबोन डायग्राम। जब आप राइट डाउन करते हैं ना, राइट डाउन करते वक्त आपके पास इफ यू आर हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ मटेरियल, तो वो मटेरियल जो है ना, वो आपके पास इतनी क्वांटिटी में है, लेकिन उस क्वांटिटी में अगर मटेरियल को आपने स्किम ना किया, स्कैन ना किया, इरेलीवेंट चीजों को किक आउट ना किया और रेलिवेंट चीजों को की आउटलाइन ना बनाई, अगर उसकी फिर इफ इट इज हैविंग ए लेंथी काइंड ऑफ अ बिजनेस डॉक्यूमेंट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एम्बिग्विटी फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर योर रीडर, दोनों के लिए हो जाएगा। It may seem overwhelming at first, but once you have a clear outline drawn, your writing process might just get a lot easier. बहुत आसान काम हो जाएगा अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत आसान है चीजों को अंडरस्टैंड करना। फोर्थ पॉइंट, कीप इट कंसाइज। Now you can, we have also studied this word and this element, this principle in the principles of communication in the 7 C's. Conciseness means one has to be very precise, one has to be very exact. We have to use the alternative words, one word substitution. We have to be to the point. G. Conciseness can be achieved through good vocabulary. Conciseness have to be achieved through lot of reading. You can read a lot of business documents, how they are to the point. They're going to help you. They are going to guide you. We must not include the irrelevant things. We should not repeat the things. The redundancy is not being accepted in the business documents. हजरत अली का भी कॉल है कि अगर आप मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं तो आप अक्लमंद कहलाते हैं। तो जितना ज्यादा आप मुख्तसर करेंगे, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू कंसाइज द मटीरियल एट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटनेस। अगर आप ये कह दें कि मैं जी कंप्लीटनेस की कॉस्ट पर कंसाइजनेस हासिल करना चाहता हूं, तो दैट्स नॉट राइट जी। अवॉइड अननेसेसरी जार्गन्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द जार्गन्स। जार्गन्स मींस कि टेक्निकल लैंग्वेज, कि आपने टेक्निकल लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द ऑडियंस कैलिबर इज ऑल अबाउट। आसान लफ्ज इस्तेमाल करें, टू द पॉइंट लफ्ज इस्तेमाल करें।
You need to drive straight to the point and make your document easily receivable. जी. Research states that an average person attention span is only about 8 seconds. देखिए, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं ना, तो हम पढ़ते वक्त कहते हैं कि सिर्फ 8 सेकंड तक के लिए हम बहुत गहरी तवज्जो देते हैं. We are not saying that your document needs to be so short that the reader can finish it within 8 seconds. It is just not possible. But the crisper you writing, the sweeter it is. It means your business document have to be very crispy. It has to be very sweeter. Sweeter means कि जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर एक लताफत और एक चाशनी आए, एक खूबसूरती आए, एक मिठास आए, बजाय इसके कि पढ़ते वक्त उकताहट सी महसूस हो, बोरियत सी महसूस हो, जार्गन से इतने ज्यादा आ जाएं. तो कहता है इस तरह की चीजों को इस्तेमाल ना करें. नंबर 2, बुलेट्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, टेबल्स बनाएं, डेटा चार्ट्स का इस्तेमाल करें. डॉक्यूमेंट्स एक्साइटिंग होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और इजियर टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजियर टू रीड होना चाहिए, और आउटलाइन बनाकर करनी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और लास्ट में आता है जी हमारे पास, इट इज कॉल्ड द प्रूफ रीडिंग. A proofreading is must. Whenever you are going to complete the document, you have to focus on the proofreading. लाजमी तौर पर आपने प्रूफ रीडिंग के ऊपर फोकस करना. प्रूफ रीडिंग से क्या फायदा? समटाइम्स वी यूजुअली प्रूफ रीड आवरसेल्व्स, जिसे हम सेल्फ प्रूफ रीडिंग कहते हैं. किसी हम सुपरवाइजर को दिखा लेते हैं, किसी प्रोफेशनल को भी दिखा लेते हैं. You are the representative of your organization whenever you are going to make and write some kind of a business documents. And if you are going to send a business document full of mistakes to another company, then what could be the reputation of yours and your company? It means you are going to tarnish the image of your company. So a business document have to be free from any kind of a mistake. For this purpose, you have to have a self proofread, then take this document to your seniors, a supervisor who can check, and then, and if you want to hire the services of a professional, you can do it as well. And last but not the least, we are also going to take the help of the web, the applications of the computers. They're also going to guide us. It is free from any kind of a spelling mistake. It is free from the grammatical and punctuation mistakes. ये भी गलतियां नहीं होनी चाहिए. आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है कि यहां पर हमने जो पहली लाइन लिखी है, मस्ट के बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला. दिस इज कॉल्ड द पंक्चुएशन. और मस्ट का MUST मैंने क्या चारों लफ्ज कैपिटल में लिखे, इसलिए लिखे जस्ट टू पुट एन एनहांस एंड स्ट्रेस दैट डॉक्यूमेंट, दैट वर्ड. इसके वजह से मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है, एम्फोसिस दिया है. Use a spell checker and grammar check tools and look out for wrong spellings and grammar mistakes. If possible, review it the next day with a fresh perspective. All in all, this extra effort will surely be worth it. There is an application by the name of MS Word and MS Excel. And what's more, there is also an application who is going to judge the plagiarism. Plagiarism कहते हैं कॉपी करना. हमारे पास वेब में एक एप्लीकेशन मौजूद है. आप यूजुअली अगर आप AI की हेल्प लेते हैं या फिर किसी गूगल एप्लीकेशन की हेल्प लेते हैं, तो उससे हमें फट पता लग जाता है कि बंदे ने ये कहां से उठाया. जब हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि PhD लेवल के ऊपर या फिर लेवल के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट्स या थीसिस तैयार करें, अगर वो सारा गूगल से कट कॉपी पेस्ट करके लेकर आते हैं, तो वी ऑल पुट दैट डाटा इन एन एप्लीकेशन who is going to detect the plagiarism, and only 17 to 19% of plagiarism is being expected and accepted. But if the plagiarism exceeds this level, then his project is going to be rejected. Means, sir, it means we have to be original. We have to create originality in our business documents. Yes, we can take the help of the other documents as well. We can take guidance from the other documents. We can take a leaf out of it. But last but not the least, a document has to be free from any kind of a mistake. अच्छा, जब वो प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, तो समटाइम्स आपको लगता है सारी चीजें ठीक है.
प्रूफ रीडिंग फौरन नहीं करनी, थोड़ी देर के बाद करें। थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपके में इधर यू हैव मिस्ड समथिंग इन दैट बिजनेस डॉक्यूमेंट, या फिर आप ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसके अंदर से मैंने कोई चीज मिस कर दी है, रिपीट कर दी है, या लिखनी नहीं चाहिए थी। ये सारी बातें आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आनी शुरू करती हैं। इफ यू आर गोइंग टू राइट इट इमीडिएटली एंड चेक इट एंड प्रूफ रीड इट, देन यू आर अनेबल टू डिटेक्ट दैट थिंग, फिर आप नहीं कर पाते। Creating business documents can be time consuming and can often end up being sloppy and inconsistent if you do not pay proper attention to them. यदि अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो it would be a sloppy kind of a work. A sloppy kind of a document is going to deteriorate the reputation of your organization. It is not going to bring a good name to you and for your company. One has to be very consistent in it. A sloppy kind of a statement and writing and mistakes are never been accepted. We have the perfect platform to help you create consistent new age business documents across your team and organization. Bit AI. Let's dive and show you how Bit AI can help you. अच्छा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी क्योंकि उसमें कुछ हद तक ओरिजिनलिटी आ जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम अपनी ओरिजिनलिटी को मिस करते जा रहे हैं, क्रिएटिविटी को मिस करते जा रहे हैं। वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन द मशीन, द AI। तो कोशिश ये हमें करनी चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद जनरेट करें। ये हमारा जी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने चीजें जो पढ़ी कि बिजनेस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, कंपनी बाय लॉज हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हैं, मीटिंग्स हैं। फिर हमने कहा जी कि व्हाट आर द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इंटेग्रिटी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्मूथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए फाइंड आउट हु इज द रीडर, क्रिएट एन आउटलाइन, कीप इट कंसाइज, और लास्ट में हमने प्रूफ रीडिंग को डिस्कस किया। तो चनाचे हमने इस टॉपिक को आज डिस्कस किया है। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड this is all from me. Until next time, it's Khudafis.